Now, the next article that we are going to deal is related to plans and policies, and beyond that इस पे इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज का मैंने बोला कि सिलेबस में एक मेंशन है, तो उसके हिसाब से भी क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स इस साल के प्रीलिम्स के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो ऑफ रिसेंट स्टैब्लिश की गई है। एंड बियॉन्ड दैट जो इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर्स हम देखेंगे कौन कौन है, ऑफिस चेयरमैन कौन है या इसके जो वाइस प्रेसिडेंट कौन है, इस बिहाफ से ये जो न्यूज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाती है। इस पर की फोकस ये करना है कि किस ये इस्टेब्लिश की गई है, इसके मेंबर कौन कौन से हैं, कितना बजट एलोकेट किया गया है और किस बॉडी को रिप्लेस करके ये जो बॉडी है इस्टेब्लिश की गई है। तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि सेंटर ने ऑफ रिसेंट इस बॉडी के लिए कुछ प्रोविजंस इनैक्ट कर दिए हैं, और ये बॉडी है कौन सी, इस दिस बॉडी इज नोन एज अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए एक बॉडी स्टैब्लिश की गई है जिसका नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एज द नेम सजेस्ट कि ये रिसर्च के लिए बनाई गई है, जिसके अभी इंटरिम सीईओ जो है अपॉइंट किए गए हैं। और इंटरिम सीईओ कौन है? द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सेक्रेटरी हैं वो इस बॉडी के एज एन इंटरिम सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। इस बॉडी की एक की इंपॉर्टेंट फंक्शनल ये भी चीज़ है कि इसका जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो ऐसी कोई भी बॉडी जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट हो जाता है। तो ये जो बॉडी इस्टेब्लिश की गई है ANRF, इसके जो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन है। तो कैन सी कि ये कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर कौन कौन से हैं। इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, जो कि 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसको हटा के ये बॉडी जो है इस्टेब्लिश की गई है, और इसके प्रोविजंस को और इन्हेंस किया गया है ताकि ये ब्रॉडर एरियाज और एक्टिविटीज़ को जो कवर अप करे। ना इनका कोर पर्पस क्या है? एज अ नेम सजेस्ट जो है अनुसंधान नेशनल रिसर्च। तो ये रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए बनी हुई है कि इंडिया में रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट हो, इस बिहाफ पे एक बॉडी स्टैब्लिश की गई है। इसके लिए कुछ बजटरी एलोकेशन रखा गया है। हमारे कंट्री में एंटरप्रेन्योरशिप बूस्टअप हो, स्टार्टअप्स मोर एंड मोर स्टार्टअप आए, उसके लिए जो है ये फाउंडेशन काम करेगी। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर्स है एज आई डिस्कस की एक्स ऑफिसियो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसके जो एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट है वो हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो मतलब एज एन एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करेंगे। ये डिपार्टमेंट ऑफ जो साइंस, ये आपकी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड था जो 2008 में स्टैब्लिश किया, तो उसको हटा के बॉडी स्टैब्लिश की गई है। नाउ इस बॉडी की फंक्शनिंग के लिए 50,000 करोड़ का जो है कॉर्पस अनाउंस किया गया है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू भी जो है कंट्रीब्यूशन आएगा। और इसका कोर पर्पस रिसर्च, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इन द वेरियस डोमेन में जो है प्रमोट करना है। मोर एंड मोर इनोवेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो, रिसर्च हो, इसलिए इस बॉडी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया है। इसको जो 2023 में इसको एज एन स्टैट्यूटरी बॉडी थ्रू एन एक्ट इस्टेब्लिश किया गया, जिसको ANRF एक्ट पास इन 2023 बोलते हैं। तो इस बिहाफ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली इनैक्टेड बॉडी है, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट। और इस साल 2024-25 में इसको जो है अराउंड 2000 करोड़ का जो है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो निर्मला सीतारमन जी जो है, इसको जो है बजट इतना एलोकेट किया है, राइट। तो 50,000 करोड़ का कॉर्पस है, और अब तक 2000 करोड़ दिया जा चुका है इस बजट में करंट फिस्कल ईयर में। इसका टेन्योर जो है 2023 से 2028 तक है, यानी कि 5 साल के टेन्योर में 50,000 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना है। और इसका पर्पस है कि जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को जो है एम्फसाइज करना। तो इसकी डिटेलिंग अभी नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इसलिए हो जाता है कि ये बॉडी क्यों इस्टेब्लिश की गई है, इसके जो मेंबर्स हैं जो इस बॉडी को चेयर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कितना कॉर्पस दिया गया है। तो दैट्स अ प्रोबेबिलिटी कि प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है। पीसीएस में लो प्रोबेबिलिटी है, पर यूपीएससी के प्री में दे कैन आस्क कि ऐसी कौन सी बॉडी इस्टेब्लिश की गई है जिसके ये सो एंड सो मेंबर हैं या नहीं है, इसके चेयरमैन कौन है, ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। Now the next article that we are going to deal is related to art, culture and heritage, quite important or relevant
टॉपिक है ये, इस ईयर का सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं लेकिन आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। और वो पर्सपेक्टिव क्या है, रामायण सर्किट। भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस, उनकी लाइफ से जो भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस या प्लेसेस रिलेटेड हैं वो हमारे आर्ट एंड कल्चर के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाते हैं। बियॉन्ड दैट अभी आपने देखा कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की गई थी, भगवान राम का जो मंदिर स्टैब्लिश किया गया था, तो उसका आर्किटेक्चर अलॉन्ग विद जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। रिलीजन के पर्सपेक्टिव से साइड रख के एग्जामिनेशन की बात पे ध्यान दिया जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। इस टॉपिक को हम डील क्यों कर रहे हैं कि IRCTC ने, इंडियन रेलवे ने जो एक नया फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, दैट इज़ अ टूर प्रोग्राम, जिसमें इंडिया, पोर्चुगल एज वेल एज UK से रिलेटेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कुछ टूरिंग फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ये टूरिंग फैसिलिटीज़ जो है 19 दिन की होंगी। 19 दिन का एक टूर दिया जाएगा इन इंडिविजुअल्स को, जिसमें 122 टूरिस्ट होंगे जो भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनका जो है टूरिज्म करेंगे, उनका उस प्लेसेस पे जो विजिट करेंगे, जैसे कि राम जन्मभूमि टेम्पल, भरत हनुमान टेम्पल, जानकी मंदिर, ऐसे प्लेसेस पे जो है विजिट करेंगे। तो IRCTC ने ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आपको डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो भी सैक्रेड डेस्टिनेशन रामायण में मेंशन है उनको जो है लोगों को विजिट किया जाएगा। ये पूरी जो टूर की इटिनरी है इसी बिहाफ पे डिज़ाइन की गई है, जिसमें गंगा यमुना संगम जो आपकी प्रयागराज में, जहाँ 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, वो जो है वहाँ पे इसको दिखाया जाएगा। श्रृंगी ऋषि समाधि, गुप्त गोदावरी, पंचवटी, अंजनधरी हिल्स, धनुषकोडी, अनंजय स्वामी टेम्पल, रामटेक फोर्ट, ये जो है ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दिखाया जाएगा। तो ये जो प्लेसेस मेंशन की गई हैं ये भगवान राम की लाइफ से कैसे एसोसिएटेड हैं, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और ये तभी पॉसिबल होगा जो हम इस पूरे जो रामायण सर्किट है उसको अंडरस्टैंड कर सके कि ये जो भगवान राम की लाइफ से रिलेटेड है, कि भगवान राम जो है अयोध्या में पैदा हुए थे, तो कौन से महाजनपद में अयोध्या तब कन्वेंशनली लोकेटेड था। एज यू नो कि हम एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उस पर जो महाजनपद के बारे में मेंशन किया गया है, राइट। और उन महाजनपद में अराउंड 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद पे देर, और उनमें से एक महाजनपद जो आज का मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश है, राइट, वहाँ पे अयोध्या जो रीजन है वो लोकेटेड था। और वो किस महाजनपद का हिस्सा था, कोसाला किंगडम। कोसाला किंगडम में जो भगवान राम का जो बर्थ होता है, जो आज का मॉडर्न डे अयोध्या है। आपसे कोसाला की कैपिटल सिटी पूछ ली जाएगी, जो आज की मॉडर्न डे श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश की, वो तब कोसाला किंगडम की कैपिटल सिटी होती थी। UPPCS अगर आप दे रहे हैं तो श्रावस्ती के बारे में आपका इंडिकेटर पूछ दिया जाएगा। अमॉन्ग द पुअरेस्ट इंडिकेटर्स है, बहुत लोग वहाँ रूरल एरियाज में रहते हैं, एजुकेशन के मामले में पिछड़ा है। तो ये कोसाला किंगडम में जो अयोध्या लोकेटेड था, जो भगवान राम का जो है बर्थ प्लेस था, राइट। और सीता जी का जो बर्थ प्लेस है, जो आज का मॉडर्न डे बिहार है, वहाँ पे जो सीतामढ़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो भगवान सीता जी पैदा हुई थी। तो ये सारे जो उनके लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो इन न्यूज़ रहे हैं। अब इसमें अयोध्या में उनका बर्थ हुआ तो एक बर्थ प्लेस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। नंदीग्राम ये प्लेस है जहाँ भरत जो है राम को जो है, भगवान राम जब वापस आते हैं तो नंदीग्राम में ही जो भरत भगवान राम से मिले थे, तो नंदीग्राम हमारे लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट हो जाता है। श्रृंगेरपुर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसी जगह पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी ने जो है गंगा को जो क्रॉस किया था। प्रयागराज जो संगम वाला एरिया वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऋषि भारद्वाज और वाल्मीकि से जो है भगवान राम मिले थे। चित्रकूट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन है भारत मिलाप के लिए, राइट। यहीं पे जो है राजा दशरथ के लिए जो भगवान राम ने श्राद्ध किया था, उनके डिमाइस के बाद जो श्राद्ध हुआ था तो भगवान राम ने किया था। तो चित्रकूट क्वाइट इंपॉर्टेंट और डेस्टिनेशन है। बियॉन्ड भगवान राम को एज यू नो कि 14 साल का वनवास मिला था, तो किस जंगल में रह रहे थे ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आई थिंक छत्तीसगढ़ के पीसीस के प्रीलिम्स में सर्टेन टाइम बैक जो पूछा गया तो ये डंडका फॉरेस्ट इसको बोलते हैं, जहाँ पे भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जो है वनवास लेके रहे थे। और ये एक इम्पॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का हिस्सा है वो रामटेक। यहाँ पर रामटेक एज यू नो कि रामटेक यानी कि भगवान राम जो अपने डेस्टिनेशन में एक दिन के लिए यहाँ पे स्टे करने के लिए रुकते हैं, मतलब आराम करने के लिए रुकते हैं। इसी बिहाफ पे जो रामटेक नाम रखा गया है। और ये मॉडर्न डे जो आपका नागपुर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहाँ पे लोकेटेड है। तो ये रामटेक भी इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो पूछा जा सकता है कि किस लिए न्यूज़ में रहा है।
पंचवटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मॉडर्न डे नासिक में है महाराष्ट्र के। तो पंचवटी जो अपना नाम होता है पंचवट, यानी कि 5 वट के वृक्षों से ये पंचवटी ट्री आया है। और यहीं पे जो है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया बना के रह रहे थे। तो यहीं पे वो डेस्टिनेशन है पंचवटी के पास में। बियॉन्ड रामदुर्ग का दिया गया है किष्किंधा पर्वत पे, जहाँ पे हनुमान सुग्रीव जो है इनके साथ मिल के जो है अपनी वानर सेना को जो डिस्क्रिप्शन दिया गया। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो इससे रिलेटेड है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट में आप लोकेटेड है कि हाईएस्ट माउंटेन पीक अगर आपसे ईस्टर्न घाट का पूछा जाए तो महेंद्रगिरी का डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। और महेंद्रगिरी हिस्टोरिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ जो भगवान परशुराम, ऐसे कि सीता के स्वयंवर में भगवान राम जो है धनुष, जो उसका धनुष होता है वो तोड़ देते हैं, वो भगवान परशुराम का होता है। और उस समय जो भगवान परशुराम है, ऋषि जो परशुराम जी जो है वो महेंद्रगिरी में ही जो तपस्या कर रहे थे। तो उस हिसाब से भी ये प्लेस जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। तो ये प्लेसेस जो है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट। इन प्लेसेस से कुछ क्वेश्चन जो है देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि एंशिएंट हिस्ट्री में पूछा जा सकता है। ये कुछ प्लेसेस जो उस टूरिज्म वाले डेस्टिनेशन में थे कि श्रृंगी ऋषि टेम्पल में आपको जो है 19 दिन के टूर में घुमाया जाएगा। ये टेम्पल किस लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो टेम्पल जो है सरयू नदी के किनारे पे बेस्ड है। और जो ऋषि हैं श्रृंगी ऋषि, इन्हीं से राजा दशरथ ने तपस्या की थी कि उनको जो है पुत्र की प्राप्ति हो, राइट। तो यहीं पे जो है इन्होंने राजा दशरथ ने जो है सेक्रीफाइस किया था, जिसके बाद राम और उनके जो 3 भाई भरत, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे। तो ये इसलिए ये ऋषि टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्लेस मेंशन किया है गुप्त गोदावरी है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज के केव टाइप ऐसे इमेज दी गई है। तो इसको गुप्त गोदावरी बोलते हैं, जो एक टीनी रेवलेट के फ्लो पे बनी हुई है। और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम और लक्ष्मण जो है एक कोर्ट स्टैब्लिश करते थे, ऑल बिकॉज कि यहाँ थ्रोन लाइक रॉक्स जो पाए गए हैं। एक तो ना थ्रोन जहाँ राजा की गद्दी जहाँ बैठी जाए, तो इस केव में ऐसी थ्रोन्स पाई गई हैं। तो ऐसा माना गया है कि यहाँ पे जो है भगवान राम और लक्ष्मण जो अपनी कोर्ट चलाते थे, जो उनका न्यायालय था वो चलाते थे, उसको गुप्त गोदावरी बोला गया है। पंचवटी एज आई मेंशन कि एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है, भगवान राम के जो एग्जाइल में भेजा गया था उससे रिलेटेड, जो कि एक्चुअली मॉडर्न डे नासिक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाए भगवान हनुमान का जो है बर्थ प्लेस कहाँ पे, वो कहाँ पे पैदा हुए थे, तो उसको जो है अंजनी धरी हिल्स बोलते हैं, जो आखिर मॉडर्न डे कर्नाटका स्टेट है उसके हम्पी में लोकेटेड है। तो इस पहाड़ी पे जो हनुमान जी पैदा हुए थे। और क्योंकि अंजनी पुत्र हनुमान को बोला जाता है, राइट, हनुमान जी को अंजनी पुत्र बोलते हैं, वायु पुत्र बोलते हैं। तो उसी के नाम के बिहार पे इस हिल की नेमिंग की गई है, अंजन दरी हिल्स। इसको क्यों भगवान राम का जो है भगवान हनुमान का जो है बर्थ प्लेस बोला जाता है। धनुषकोडी ऐसे कि जो राम सेतु बनाया गया था उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जो आज के मॉडर्न डे जो आपका रामेश्वरम तमिलनाडु का जो मॉडर्न डे रामेश्वरम है, वहाँ पे ये प्लेस लोकेटेड है। रामटेक फोर्ट गोंडिया नागपुर में लोकेटेड है, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि राम जी ने जो है अपनी यात्रा में जो है जंगल की जो यात्रा कर रहे थे उसमें आराम किया। तो इसलिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। तो ये प्लेसेस आर्ट एंड कल्चर में पूछे जा सकते हैं एज आई मेंशन। और न्यूज़ में इसलिए रहा है कि IRCTC ने ऐसी कुछ जो है टूरिज्म फैसिलिटी जो है शुरू की है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आर्ट एंड कल्चर में ऐसा कुछ क्वेश्चन जो है पुट अप किया जा सकता है। Now the next article that we are going to deal is a typical science and tech topic। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में ऐसे टर्म बेस्ड क्वेश्चन साइंस एंड टेक से क्वाइट ऑफन पूछे जाते हैं। बियॉन्ड कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो वो हम इस आर्टिकल में डील करेंगे क्या है। एज यू नो कि रिसेंट जो ट्रेंड रहा है उसमें कुछ ऐसी डिसीजेस या कुछ ऐसी बायोटेक या जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। जैसे आपसे CRISPR-9 के बारे में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। तो ऐसे रिलेटेड अगर टर्मिनोलॉजीज कोई आती हैं तो एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और इसी टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसमें CAR-T सेल थेरेपी जो है ऐसा टर्म यूज़ किया गया है। बियॉन्ड कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा एलॉन्ग विद ल्यूकोपीनिया, ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं ब्लड कैंसर से रिलेटेड। तो इनको हम समझेंगे आखिर क्या ये थेरेपी क्या है, ये थेरेपी किससे रिलेटेड है, वो अंडरस्टैंड करेंगे। और ब्रीफ से एक आइडिया लेंगे कि ये थेरेपी ओवरऑल फंक्शन कैसे करता है, ताकि हम इसको ईजिली कॉम्प्रिहेंड कर सकें। अब ये न्यूज़ में इसलिए रहा है कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इंडिया ने जो है ऑफ रिसेंट जो इंडिजिनियसली जो है एक नई थेरेपी ईजाद की है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए। और ये जो प्रोसीजर है वो IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल लोकेटेड इन मुंबई, इनके जॉइंट कोलेबोरेशन के बाद जो है इसको ले आया गया है। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। कैंसर एज यू नो कि एक डेथ कॉजिंग डिजीज़ है,
इससे क्रॉस लैक्स ऑफ इंडिविजुअल्स एनुअली जो हमारे कंट्री में सफ़र करते हैं। तो कैंसर एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और ऐसा कुछ ट्रीटमेंट उसके लिए अगर इंडिया में ही डेवलप होता है तो क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। कैंसर का एक की फीचर ये है कि इसमें अनकंट्रोल ग्रोथ होती है, किसकी, सेल्स की। अनकंट्रोल्ड इन सेल्स की ग्रोथ होती है जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करती है और इन टर्न जो है डेथ कॉज कर सकते हैं। उसके लिए कीमोथेरेपी, सर्जरी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अब डेवलप किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ पास्ट डिकेड जो है इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। अगर कैंसर आप सफ़र कर रहे हो तो डेथ वॉज द ओनली ऑप्शन। तो ऐसी कुछ नई ट्रीटमेंट जो है शुरू की गई है। अब ये CAR-T सेल जो है काइमेरा एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपीज को बोलते हैं। दैट इज CAR आपका जो है काइमेरा एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपीज को बोलते हैं। ये टी सेल जो है हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से एसोसिएटेड है। तो अगर आपसे टर्मिनोलॉजी पूछा जाए तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है और इंडिया में अभी रिसेंट इसकी जो है डेवलपमेंट की गई है। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज ब्लड कैंसर से रिलेटेड कुछ डिसीजेस का लिया गया है, जिसमें ल्यूकोमिया, एल्वेस लिम्फोमा डिस्कस किया गया है। तो पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये टर्मिनोलॉजीज है क्या। लिम्फोमा टर्म जो है कैंसर से रिलेटेड है, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को जो इम्पैक्ट करता है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो लार्जली हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए जो है इम्पॉर्टेंट रहता है। ये जो कैंसर है हमारे लिम्फोसाइट जो इस हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लोकेटेड है, इनको जो है अफेक्ट करता है। और इन लिम्फोसाइट्स का कोर फंक्शन होता है कि ये लिम्फोसाइट जो है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कैपेबल होते हैं, राइट। तो इस बिहाफ पे ये डिजीज अकर होता है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स लोकेटेड इन लिम्फोसाइट्स हैं, इन पे जो ये कैंसर इम्पैक्ट करता है, और इस टर्मिनोलॉजी को लिम्फोमा टर्म जो यूज़ किया जाता है। तो लिम्फोमा एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग आपको है कि लिम्फेटिक सिस्टम को इम्पैक्ट करता है, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझना जरूरी है। बियॉन्ड दैट ल्यूकीमिया भी एक वाइट ब्लड सेल के कैंसर से रिलेटेड है, और ल्यूकीमिया में जो है वाइट ब्लड सेल्स का ग्रोथ बहुत इनकी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ये टिपिकली जो है ब्लड को जो अफेक्ट करता है, जो कि बोन मैरो में जो है इन ब्लड्स का जो है प्रोडक्शन होता है। तो ये ल्यूकीमिया जो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स के लिए जो है पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं कि WBC एज यू नो कि आपके बॉडी के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्हीं का ही अब नॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, और उस टर्म को जो है ल्यूकीमिया बोलते हैं ना। इस ल्यूकीमिया टर्म से ही सिमिलर एक टर्म है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया दोनों सिनोनिमस साउंड होते हैं, लेकिन दोनों में एक फैक्चुअल डिफरेंस ये है कि ल्यूकीमिया में जो है वाइट ब्लड सेल्स का जो नंबर इंक्रीज हो जाता है, ल्यूकोपीनिया में जो है वाइट ब्लड सेल्स का नंबर घट जाता है। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी सिमिलर हैं, लेकिन यू हैव टू रिटेन कि ल्यूकोपीनिया में जो वाइट ब्लड सेल्स का नंबर गिर जाता है। तो ये कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो इससे रिलेटेड है। नाउ देखते हैं कि जो कैंसर का जो ट्रीटमेंट हमने अभी इंडिया में इंडिजियसली डेवलप किया है, उस जो थेरेपी को हम काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी बोलते हैं, ये कैसे फंक्शन करता है। उससे पहले बॉडी का इम्यून सिस्टम समझ लेते हैं कि जब भी हमारा बॉडी की फिजियोलॉजी, हमारा इम्यून सिस्टम ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब भी कोई फॉरेन एलिमेंट हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट में जो है हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम वो रिस्पॉन्ड करने लग जाता है। और इम्यून सिस्टम में जो है टी सेल्स दैट इज टी लिम्फोसाइट्स का जो है रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। एक तरह के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जो है काम करते हैं, और इनकी जो नेमिंग है टी सेल्स एज द नेम सजेस्ट किए, थाइमस में जो है हमारा बॉडी का जो पार्ट है, थाइमस एक ग्लैंड लोकेटेड है, वहाँ पे ये टी सेल्स जो है मैच्योर होते हैं, इसीलिए इनको जो है टी सेल्स ऐसे एक्रोनिम सजेस्ट किया जाता है बायोलॉजी, मोर स्पेसिफिक फिजियोलॉजी में। और ये क्रूशियल कंपोनेंट है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए, जो कोई भी स्पेसिफिक पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो, उससे लड़ने के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट होते हैं। तो इन्हीं को जो है टी लिम्फोसाइट्स बोला जाता है, और इसी टी लिम्फोसाइट्स पर बेस्ड ये थेरेपी डेवलप की गई है, जिसको काइमेरिक एंटीजन टी रिसेप्टर टी सेल थेरेपी बोला जाता है। नाउ कैंसर के क्योर के लिए इन्हीं टी सेल्स को जो है जेनेटिकली अल्टर किया जाता है कि जो कैंसर के पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट में जो टी सेल्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो अटैक करें, ताकि जो कैंसर का पॉजिटिव फैक्टर है वो किल हो सके। तो देखते हैं कि आखिर ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर फंक्शन कैसे करता है। ये जो इंडिविजुअल का जो भी इंडिविजुअल कैंसर से सफ़र कर रहा होता है, उसके जो बॉडी से जो है उसके टी सेल्स यानी कि टी लिम्फोसाइट्स को जो विड्रॉ किया जाता है, और विड्रॉ कैसे किया जाता है, अगर एक इंडिविजुअल कैंसर से सफ़र कर रहा है, ब्लड कैंसर से, तो उसकी बॉडी से जो है ब्लड विड्रॉ किया जाता है, राइट। और उस ब्लड से जो है टी सेल्स जो ये कॉम्पोनेंट है वो सिर्फ
निकाला जाता है और बाकी ब्लड जो है वापस इस इंडिविजुअल के बॉडी में डाल दिया जाता है, और उसी टर्म को जो ल्यूकोफेरेसिस मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। अब ये टी सेल्स क्योंकि बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, अगेंस्ट पैथोजन ये रिएक्ट करता है, लेकिन इसको जो है जेनेटिकली अल्टर किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, जिसमें ये इनएक्टिव जो इनंडेटेड वायरस है इसको जो है इस पर टी सेल्स में इंड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से जो है इस टी सेल्स पे जो है सरफेस रिसेप्टर्स, ऐसे जो है एंटीजन रिसेप्टर्स जो है वो डेवलप होते हैं, और ये रिसेप्टर्स इस चीज़ को कैपेबल होते हैं कि वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर सके। तो जब ये कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये टी सेल्स, जो ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स टी सेल्स जो है इनकी कैपेबिलिटी कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने की हो जाती है। तो ये जो सेल्स हैं इनको जो है लेबोरेटरी में इनको मिलियंस में जो है ग्रोथ की जाती है, इनका नंबर बढ़ाया जाता है, और ऑन ऑफ अ लेटर स्टेज जो ये सेल्स हैं जो जेनेटिकली अल्टर की गई है वापस जो है इंडिविजुअल की बॉडी में डाल दिए जाते हैं, ताकि कैंसर से रिलेटेड जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स या पैथोजेंस हैं उनको ये जो है ये आपका जो टी सेल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टी सेल है ये उन कैंसर कॉजिटिंग फैक्टर्स को जो किल कर सके। तो इसी बिहार पे ये काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल जो थेरापी है ये डेवलप की गई है, इंडिया में इंडिजिनियसली डेवलप की गई है, जिससे कैंसर का क्योर किया जा सकते हैं। और इसी ड्रग को जो है लिविंग ड्रग बोला जाता है, क्योंकि ये इंडिविजुअल की बॉडी से ही विड्रॉ करके उसको जेनेटिकली अल्टर करके वापस उस पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, इसीलिए इसको लिविंग ड्रग बोला जाता है, और ये काफ़ी इफेक्टिव है इंडिविजुअल की ट्रीटमेंट के लिए। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर थ्योरी, रिसेप्टर थेरेपी जो इंडिया में अभी इंडिजिनियसली डेवलप हुई है। तो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, इतना डीप में जो आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, आपको टर्म से रिलेटेड अवेयरनेस होनी चाहिए, कुछ ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ल्यूकेमिया लिम्फोफियूना इनके बारे में आपको आना ज़रूरी है। तो देयर से प्रोबेबिलिटी के प्रीलिम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज, होप यू हैव लाइक्ड दिस सेशन। इफ यू लाइक्ड इट then please do like and subscribe and give us the feedback in the comment box. Till then, goodbye and all the best.